नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने अपनी पिछली क्लासेस में भारत के मैदान के बारे में देखा था। हमने आज अभी तक जो देख चुके हैं दोस्तों, हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं, उच्च मैदान के बारे में हम पढ़ चुके हैं और भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। और इंडियन ज्योग्राफी पे हमने लगभग जो इसकी फिजिकल ज्योग्राफी है उसके पूरे एस्पेक्ट हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, भारत का अपवाह तंत्र, जिसमें हम अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे कि जो नदी तंत्र होता है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, कौन कौन से हिस्सों में फैला हुआ है, ये किस प्रतिरूप में पाया जाता है और किन किन जगह पे कैसे कैसे इसका वर्गीकरण किया गया है दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि नदियां हमारे देश में कौन कौन सी नदियां हैं, उनका क्या प्रतिरूप रहा है, वो कहाँ से निकलती है, कि कहाँ पे जाके उनका मुहावना होता है यानी कि मुंह होता है, या फिर कहाँ से उद्गमित होती है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम अपवाह तंत्र में देखेंगे दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि मेन रूप से हमारा जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो भारत के अपवाह के बारे में होने वाला है, क्योंकि अपवाह को हम एकदम डिस्क्राइब से पढ़ेंगे कि अपवाह में कितनी चीजें आती है दोस्तों। क्योंकि एक नदी होती है, नदी अपनी जगह से उद्गमित होती है, वहां से लेके तो जहां तक वो खत्म होती है वो विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। विभिन्न स्थलाकृतियों के निर्माण करने के साथ साथ उसके रास्ते में कई ऐसी चीजें आती है, अटकलें आती हैं, हैजार्ड्स आते हैं, बाधाएं आती हैं जो उसे रोकने का काम करती है। लेकिन वो विभिन्न बाधाओं को चीर करके अपने मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ती है। तो एज इट इज हमें भी दोस्तों हमारे सामने कई तरह की बाधाएं आती हैं, कई तरह की परेशानियां आती हैं, लेकिन उन बाधाओं को हमें पीछे छोड़कर हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहना चाहिए, नदियों की तरह बहते रहना चाहिए। चाहे सामने कितने भी प्रकार की या किसी भी प्रकार की चट्टानें आए, या फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के सामने किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है, या फिर चट्टान के रूप में कोई परेशानी आती है, तो उसे हमें वहां पे एकदम रुक नहीं जाना है, हमें उसके आगे बढ़ जाना है दोस्तों। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो होने वाला है वो भारत के अपवाह तंत्र के बारे में होने वाला है। तो आप पेन कॉपी लेके तसल्ली के साथ बैठ जाइए, हम शुरू करते हैं भारत के अपवाह तंत्र के बारे में। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपवाह तंत्र में हम जब पढ़ते हैं तो भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अपवाह तंत्र का मतलब है कि हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो भारत में करीबन 4000 नदियों से ज्यादा नदियां पाई जाती है, मतलब बहती है, पाई जाती है मतलब बहती है। और उसमें से भारत के जो जल आयोग ने है, भारत सरकार का जो एक आयोग बना हुआ है जिसको हम भारतीय जल आयोग बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग लगभग 22 नदी द्रोणियों में बांटा गया है। मतलब जो नदी द्रोणी होती है, हम पढ़ेंगे कि नदी द्रोणी जो टर्म है, ये बेसिन है, ये क्या होता है, इस चीज को हम अच्छे से समझेंगे आज। लेकिन हमारे देश में लगभग 4000 से छोटी बड़ी नदियों के रूप में पाई जाती है। लेकिन आज हम जो मतलब अपवाह तंत्र में हम जो पढ़ेंगे उसमें करीबन 70 से 75 नदियों के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि और ये नदी द्रोणियों लगभग 22 नदी द्रोणियों में इसको बांटा गया है। तो हम विभिन्न द्रोणियों के बारे में जानेंगे, विभिन्न नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपसे कि लगभग 4000 नदियां पाई जाती है भारत में। लेकिन लगभग जो भारतीय जल आयोग के अकॉर्डिंग उसकी वेबसाइट पे टोटल 22 द्रोणियां में उसको बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने इसमें क्या क्या देखेंगे, कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के अपवाह तंत्र में हम देखते हैं कि क्या क्या अफवाहें आती है, अपवाह का मतलब क्या होता है, अपवाह में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती है, उन सबको हम देखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आप बैठ जाइए। और आपने अगर, हाँ मैं एक चीज और बार बार आपसे कहूंगा कि आपने हमारे अगर पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मासाब ऑनलाइन के प्ले लिस्ट में जाके आप हमारे पुराने वीडियोस को देखिए। जब तक आप उन वीडियोस को नहीं देखेंगे मतलब आप उसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको यहां से कहानी बताने से पहले थोड़ा सा पिछले वाला हिस्सा आपको बता देता हूं, क्योंकि उसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं इसको बताऊंगा आपको, लेकिन उसको रिलेट करके आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि हमने मैदानों के बारे में क्या क्या देखा था। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहां बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमने मैदानों में क्या देखा था, उत्तर भारत के उच्च मैदान, है ना, हमने ये देखा था उत्तर भारत के उच्च मैदान के बारे में देखा था। उत्तर भारत के उच्च मैदान, उत्तर भारत के उच्च मैदान, ठीक है।
इसमें हमने कौन कौन से मैदानों के बारे में देखा था दोस्तों? सबसे पहले हमने देखा था हमारा हरियाणा पंजाब का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान, पंजाब व हरियाणा का मैदान। इसमें हमने पूरा पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा आपको बस रिलेट कर रहा हूं। फिर हमने देखा था पश्चिमी मैदान, जिसको राजस्थान का मैदान भी बोलते हैं, पश्चिमी मैदान यानी कि राजस्थान का मैदान भी इसको बोला जाता है। उसके बाद हमने देखा था गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। और दोस्तों गंगा के मैदान को भी हमने तीन हिस्सों में पढ़ा था। कौन कौन से हिस्सों में दोस्तों? 3 हिस्सों में पढ़ा था। एक उच्च गंगा का मैदान, उच्च, एक हमने पढ़ा था मध्य गंगा का मैदान, एक पढ़ा था हमने निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, मतलब हमने गंगा के मैदान को भी 3 हिस्सों में बांट के पढ़ा था। इसके बाद हमने देखा था ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसको असम का मैदान भी बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक, तो यहां पे देखा पंजाब और हरियाणा का मैदान, पश्चिमी मैदान यानी कि इसको हम राजस्थान का मैदान भी आप लिख सकते हैं। क्या? राजस्थान का मैदान, इनको दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। फिर गंगा का मैदान हमने देखा, उच्च मैदान देखा, मध्य और निम्न, जिस गंगा को मैदान को बांटा है। और इसमें हमने आगे की तरफ जब देखा था, हमने तटीय मैदान को भी पढ़ा था दोस्तों। तटीय मैदान में हमने क्या देखा था? तटीय मैदान में देखा था हमने, तटीय मैदान में क्या क्या देखा था? पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। उसके बाद देखा था पश्चिमी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, ये चीजें हमने देखी थी दोस्तों। एक बात थोड़ा सा मैंने आपको रिलेट किया है ताकि आप इस चीज को लिंक कर पाए। अब उत्तर भारत के उच्च मैदान के बाद से हम जो पढ़ेंगे, आज भारत के अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जो अपवाह तंत्र में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कितनी चीजें हैं इसमें? 7 चीजें हैं, टोटल 7 चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छे से हमारी क्लास होने वाली है, बस आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना है लास्ट तक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं अपवाह के बारे में, तो अफवाह क्या होती है? वो अफवाह फैलाने वाली अफवाह की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे अफवाह की बात मैं अगर बात करूं तो यहां पे एक शब्द लिखा है अफवाह। यहां अफवाह तंत्र नहीं बोल रहा हूं मैं, अफवाह बोल रहा हूं। तो अफवाह मतलब कि अगर यहां से कोई भी चीज स्टार्ट हुई है तो वो ऐसे जा रही है, मतलब उसका एक बहना ही, मतलब एक मार्ग, एक निश्चित मार्ग में, क्या बोल रहे हैं? निश्चित मार्ग में, निश्चित मार्ग में जल का बहना है ना। ठीक है, मतलब एक निश्चित मार्ग में किसी भी चीज, जैसे कि ये नदी है तो ये इसका एक निश्चित मार्ग है ना। इस निश्चित मार्ग में ये जाके क्या कर रही है? ये बह रही है, फ्लो हो रही है। तो ये फ्लो ही क्या होता है? फ्लो ही एक तरह का हम बोलते हैं कि ये अपवाह होता है। ठीक, यहां पे अपवाह तंत्र की बात नहीं कर रहे, लेकिन एक टर्मोलॉजी अगर पूछ ले कि अपवाह तंत्र क्या होता है, जैसे कि ये तो अपवाह है, मतलब बह रहा है, कोई भी बहना है ना, बहना। उसके बाद अगर ये आपसे पूछ ले किसी भी चीज का बहना या फिर उसका मार्ग, एक निश्चित मार्ग में चलना, एक निश्चित मार्ग में चलना, ये भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये निश्चित मार्ग में जा रही है। निश्चित मार्ग में चलना, जाना, चलना बोल सकते हैं, जाना बोल सकते हैं, क्योंकि एक निश्चित मार्ग में जा रही है चीजें। ठीक है, अब यहां से क्या होता है कि यहां से आती है कहानी स्टार्ट होती है। क्या कहानी स्टार्ट होती है सर? कि यहां अगर मैंने बोल देता कि अपवाह तंत्र बताना है, क्या बताना है? अपवाह तंत्र बताना है सर। अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र क्या होता है? तो अपवाह तंत्र में जैसे कि यहां से एक नदी आई है, यहां से भी एक नदी आई है, यहां से भी एक नदी, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाता है? ये पूरे सिस्टम को फिर हम अपवाह तंत्र बोल देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमने अपवाह देख लिया कि एक निश्चित मार्ग में बहना। ठीक है, ये हमने लिख देते हैं निश्चित, फिर से मैं लिख देता हूं निश्चित मार्ग में जाना या चलना या बहना, बहना। ठीक है, बहना। उसके बाद अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। अपवाह तंत्र का वर्गीकरण अगर मैं बात करूं तो 2 हिस्सों में हमने इसको बांटेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसको कि हमने बहुत अच्छे से देखा है। अपवाह तंत्र का जो वर्गीकरण होता है हमने 2 हिस्सों में इसको बांटेंगे। एक होता है क्रमबद्ध, क्रमबद्ध
और एक होता है अक्रमबद्ध। अक्रमबद्ध, ठीक है, क्रमबद्ध देखा और अक्रमबद्ध देखा। इसको हम दोनों को देखेंगे कि अपवाद तंत्र का वर्गीकरण। देखो, एक होता है अपवाद तंत्र के प्रकार, देखो एक होता है अपवाद तंत्र का वर्गीकरण, एक अपवाद तंत्र का प्रकार होता है, अपवाद तंत्र का प्रकार, ठीक है। ये भारत में अपवाद तंत्र के प्रकार हम देखेंगे। एक होता है अपवाद प्रतिरूप के प्रकार, एक होता है अपवाद प्रतिरूप। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम कुछ चीजें पढ़ते हैं तो क्वेश्चन जब लगाते हैं तो टर्मिनोलॉजी से हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। अपवाद प्रतिरूप के प्रकार, अब यहां देखो, यहां अपवाद तंत्र का वर्गीकरण दिया हुआ है, तो एक क्रमबद्ध होता है, एक अक्रमबद्ध होता है। ये दोनों ही यहां पे अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ये दोनों चीज यहां पे अलग अलग है। अब अपवाद प्रतिरूप के जो प्रकार, भारत का अपवाद तंत्र को भी हम दो भागों में बांटेंगे दोस्तों। कितने भागों में बांटेंगे? दो भाग कौन कौन से हैं सर? एक तो हिमालयी अपवाद तंत्र होता है, हिमालयी अपवाद तंत्र, और एक होता है प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र, ठीक है। अपवाह नहीं लिखना है, अपवाह लिखना है। और एक हिसाब से हम देखा जाए तो इसमें अरब सागर में गिरने वाला, अरब सागर में भी मुहाना होता है, किसी का पश्चिम बंगाल की खाड़ी में होता है। तो ये इस तरीके से भी हम इसको बांट सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि अपवाद प्रतिरूप के प्रकार। अपवाद प्रतिरूप क्या होता है कि कोई भी, अगर यहां पे मान लो कि एक नदी है ना, ये नदी, मैं इसको इरेज कर देता हूं, यहां पे कोई नदी बह रही है मान लो, ठीक है, ये बह रही है, तो प्रकार का सिस्टम क्या होता है कि ये किस आधार में, एक नदी यहां से मिली आके, एक नदी यहां से मिली, ये यहां से मिल गई, ये यहां से मिल गई, तो ये किस तरह का प्रतिरूप हो रहा है। मतलब ये नदी जो आकृति बना रही है ना, ये जो आकृति बनी हुई है, ये आकृति का नाम क्या है, इस आकृति का क्या नाम है, ठीक है। मतलब जो ये प्रतिरूप बना हुआ है, प्रतिरूप मतलब ये जो आपको प्रतिरूप दिख रहा है, वो किस प्रकार का प्रतिरूप है, उसको हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के बनते हैं, कितने प्रकार के प्रतिरूप बनते हैं, उन सबको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर आएगा हिमालय नदी तंत्र। फिर उसके बाद हिमालय नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे हम बड़ी जो हमारी नदी है, गंगा नदी के बारे में हम देखेंगे दोस्तों, गंगा नदी के बारे में। अब देखो, यहाँ पे मैंने गंगा नदी भी बोला है, लेकिन यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब ये क्या कहानी होती है सर? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ये गंगा नदी है, ठीक है, ये कौन सी नदी है? ये गंगा नदी है, यहाँ से निकली है, गंगोत्री से निकलती है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। यहाँ से चंबल मिल गई, यहाँ से इसमें सोन मिल गई, यहाँ से यमुना मिल गई, यहाँ से विभिन्न नदियाँ इसमें आके मिल रही है। तो ये एक नदी है, सिर्फ ये तो नदी बोल दिया कि नदी निकली है, लेकिन इन नदियों को सबको मैं इसको अगर इसमें ऐड करके बोलूंगा तो ये गंगा नदी तंत्र हो गया सर। क्या हो गया? ये एक गंगा नदी तंत्र हो गया। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? एक गंगा रिवर सिस्टम हो गया ना पूरा का पूरा। तो इस तरीके से मैंने क्या बोला है कि हिमालय नदी तंत्र में एक गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखेंगे दोस्तों, सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम देखेंगे, सिंधु नदी तंत्र। और उसके बाद हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। उसके बाद देखो, ये आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि गंगा नदी और गंगा नदी तंत्र में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसमें आगे भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी होती है कि गंगा नदी द्रोणी क्या होती है, गंगा नदी का कैचमेंट एरिया क्या होता है, मतलब जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। ये सारी चीजें हम देखेंगे, आराम से देखेंगे, बस आप पूरा वीडियो जरूर लास्ट तक देखना, ठीक है। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी तंत्र क्या होता है, तो एक हम इसमें देखेंगे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र। उसके बाद हम देखेंगे तापी या ताप्ती, ठीक है। उसके बाद हम इसमें सारी जो माही, ये सारे नदियों के बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखो, माही नदी तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो जितनी भी नदियां उसमें आके मिल रही है, यानी कि उसकी जो सहायक नदियां हैं, इनको हम बोलते हैं
ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, यानी कि सहायक नदी बोलते हैं। ठीक है, सहायक नदी इसमें आके मिलती है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, मतलब कि सहायक नदियों के द्वारा जब एक नदी होती है, एक मुख्य नदी के अलावा उसकी जो सहायक नदियां आके उसमें मिलती है, तो उसको हम एक नदी तंत्र का नाम देते हैं। जैसे कि हम बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो इसमें एक मेन नदी है और मेन नदी में आके जब दूसरी अन्य नदियां आके मिल जाती है तो उसमें हम क्या नाम दिया जाता है, उसको एक नदी तंत्र का नाम दे दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज। चलो आगे देखते हैं हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में अंतर। लेकिन जब देखो मैं आपको जब ये 6 पॉइंट बताऊंगा ना, कितने पॉइंट, ये 6 पॉइंट बताऊंगा आपको, तो आपको ये वाला जो पॉइंट है अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में क्या अंतर होता है। ठीक, ये चीज क्लियर है आपको। चलो आगे आज जो हमारा ये पढ़ेंगे, आज हम अपोहा के बारे में। अपोहा के बारे में अगर हम आगे भी बात करेंगे तो अपोहा तंत्र का वर्गीकरण देखेंगे और अपोहा तंत्र के वर्गीकरण के बाद इसके प्रतिरूप के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप लोगों को सभी को, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, अपोहा के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए। अपोहा क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अपोहा के बारे में देखो, मैंने पहले बताया आपको कि अपोहा क्या होता है कि एक निश्चित मार्ग में ये एक नदी मान लो, आप सपोज कर लो एक नदी बह रही है। ठीक है, ये एक निश्चित मार्ग में नदी का अपोहा होना मतलब बहना। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अपोहा। अब अपोहा तंत्र क्या होता है। ठीक है, अपोहा तंत्र क्या होता है, ये तो इसका अपोहा हो गया, लेकिन ये तो एक नदी मतलब ये एक लाइन जो बात करी है कि एक निश्चित मार्ग में जाना या चलना, उसको अपोहा बोलते हैं। लेकिन जैसे कि यहां से भी एक नदी आके इसमें मिल गई, यहां से भी एक नदी आके इसमें मिल गई, यहां से भी एक नदी मिल गई है और यहां से भी मिल रही है, यहां से भी मिल रही है, तो इसको मैं अगर नाम दूंगा, इसको मैंने नाम दे दिया था इधर अपोहा नाम दे दिया। यहां पे आप थोड़ा सा इसको बना के रखो अपोहा दिमाग में। अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, इसको मैंने नाम दे दिया अपोहा तंत्र। अपोहा तंत्र इसको नाम दिया मैंने। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया सर, इसको मैंने सर नाम दे दिया अपोहा तंत्र, क्योंकि यहां पे एक मुख्य नदियों के अलावा भी यहां पे अन्य नदियां जो है उसमें आके मिल रही है, तो मैंने इसको नाम दे दिया अपोहा तंत्र। मतलब कि ये तंत्र बना रही है ना, बहुत नदियां इसमें आके मिल रही है। अब यहां पे देखो, यहां पे एक टर्मिनोलॉजी और आई है, अपोहा द्रोणी क्या होती है। ठीक है, अपोहा द्रोणी क्या होती है, तो यहां से तो देखो इसकी सहायक नदियां आके मिल रही है इसमें। अब ये कहीं ना कहीं से तो जल ला रही होगी। ठीक है, तो अब इस या कहीं कहीं से जल ला रही है, यानी कि जो इसका जो पानी पूरा क्षेत्र है ये वाला है ना, यहाँ पे पूरा पानी वाला क्षेत्र होगा कहीं से भी, तो ये वाला जो इसका जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, इसका जो पूरा क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो इसको तो हमने बोल दिया अपोहा। क्या बोल दिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। मैंने इसको क्या बोल दिया, ये जो नदियां हैं अपोहा तंत्र बोल दिया, अपोहा तंत्र लिख दिया। ठीक है, अब इस पूरे एरिया को क्या बोल दिया, जिसको बेसिन बोलते हैं, यानी कि इसको मैंने अपोहा द्रोणी बोल दिया। क्या बोल दिया दोस्तों, अपोहा द्रोणी बोल दिया, अपोहा द्रोणी। क्लियर है दोस्तों। देखो एक लाइन खींच दी है, सिर्फ एक नदी बह रही है, सिर्फ एक नदी के साथ साथ अन्य नदियां भी आके मिल जाती है, उसको अपोहा तंत्र बोल दिया। लेकिन अब ये पूरा जो क्षेत्र कहलाता है, इस क्षेत्र का नाम भी तो कुछ ना कुछ देंगे। ठीक है, जैसे एक मोबाइल होता है, मोबाइल में सिर्फ एक सिम कार्ड होता है, लेकिन उसका पूरा नाम क्या है, अलग अलग तो चीजें बोलेंगे नहीं, एक मोबाइल में क्या क्या चीजें हैं, तो अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से तो जानते हैं, लेकिन एक मुख्य नाम उसका क्या है, उसका मुख्य नाम अपोहा द्रोणी है। ठीक है, इस पूरे एरिया को किस नाम से जाना जाता है, तो अपोहा द्रोणी के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। अब ये क्या जो होता है कि जैसे कि एक नदी है, यहां से ही आई है, ये वाली नदी भी है, तो ये किसी पहाड़ी से निकल के आई होगी, है ना, किसी पहाड़ से निकल के आई होगी, तो इसका पानी तो यहां भी आ रहा होगा, है ना, इसका पानी आ रहा होगा, इस नदी में भी आ रहा होगा। तो इस टोटल एरिया को, हर किसी क्षेत्र में जहां से भी ये नदी निकल के आती है, जो सहायक नदियां हो या मुख्य नदियां हो, जहां से भी निकल के आती है, उसका जो टोटल एरिया का जो कैचमेंट एरिया होता है, यानी कि वो नदी जहां से भी आई, पानी लेके आई, उस पानी वाले जो क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र
को हम कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? कैचमेंट एरिया के नाम से जानते हैं। अब देखो यहां पे एक ये वाला पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। इसको आप देखो, अपवाह प्रतिरूप क्या होता है। जैसे कि ये नदी किस तरह का प्रतिरूप, मैंने यहां पे एक प्रतिरूप बना हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। ये वाला पूरा एरिया मैं बना देता हूं आपको कि जलग्रहण क्षेत्र हो गया। आप कॉपी पेन लेके बैठो और इस चीज को बनाओ, है ना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको बहुत ही सरल भाषा में और इजी तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ज्यादा चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है तो फिर वो समझने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीके से हम इस चीज को समझ रहे हैं, ठीक है। देखो ये पूरा जो एरिया हो गया, हमने इसको बेसिन क्षेत्र बोल दिया, बेसिन एरिया हो गया। और बेसिन एरिया के बाद जो टोटल एरिया होता है, जहां से भी इसमें वाटर आता है यानी कि पानी आता है, उस एरिया को हम कैचमेंट एरिया बोल देते हैं। क्लियर है ये चीज? अब देखो यहां पे एक टर्म और आई है कि यहां इसका प्रतिरूप क्या होता है, इसका जो पैटर्न है वो किस तरह का बनता है, उस पैटर्न को क्या नाम से जाना जाता है। देखो यहां पे एक पैटर्न बना हुआ है अपने आप में ही, हमने नहीं बनाया, मतलब हमने बनाया कि इस पैटर्न को किस नाम से जाना जाएगा। तो ये जो पैटर्न होता है, इस पैटर्न को किस नाम से जानते हैं? नदी अपने साथ एक नदी बह रही है, उसमें कुछ नदियां ऐसे डायरेक्ट आके मिलती है, ठीक है, ऐसे मिलती है। कुछ नदियां यहां से, जैसे कि एक यहां पे एक सेड एरिया होता है, जैसे कि हमने नदी तंत्र में एक देखा था कि अमरकंटक को वाटर सेड के नाम से जाना जाता है, तो वहां से कई सारी नदियां निकलती है। कुछ नदियां किसी झील में जाके गिरती है, ठीक है, इस तरीके से। तो उसको किस प्रतिरूप के नाम से जानते हैं? तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इसको प्रतिरूप का नाम दिया जाता है। जैसे कि यहां पे जो प्रतिरूप बना हुआ है, मैं अगर इसको बोलूं तो ये वृक्षनुमा बना हुआ है ना, मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसे मैं बनाऊंगा, यहाँ पे ऐसे नदियां निकल रही है, इसको सीधा बना दिया तो ये वृक्षानुमा आकृति का आपको दिख रहा होगा, है ना। कैसा दिख रहा होगा? वृक्षानुमा आकृति का ये आपको दिख रहा होगा। तो ये होते हैं अपवाह प्रतिरूप के किस प्रतिरूप में उस नदियां जो है वो नदियां बह रही हैं, ठीक है। क्लियर है आपको ये पॉइंट? चलो आगे देखते हैं। हमारा जो पॉइंट छूटा हुआ है, एक पॉइंट छूट गया ना हमारा, क्या? एक छूटा है जल विभाजक। मैं आपको फिर से इसको रिपीट करूंगा, फिर से रिपीट इसलिए करूंगा ताकि आप इसको अच्छे से एक चीज मैप के थ्रू इसको बना पाए। जल विभाजक क्या होता है? मैंने आपको पहले भी, हमने जब पर्वत पठार जब हम पढ़ रहे थे, पर्वत माउंटेन एरिया के बारे में पढ़ रहे थे, तब मैंने इसके बारे में बताया था कि जल विभाजक क्या होता है। लेकिन फिर से देख लो एक बार। जैसे कि यहाँ पे एक नदी बह रही है ना, ये एक नदी बह रही है, और यहाँ पे एक माउंटेन एरिया है, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है, मान लो ये भी एक पहाड़ी क्षेत्र है। तो इन दोनों के बीच में जो नदी बह रही है, वो ये जो है जल विभाजक का काम करता है। मतलब कि ये दोनों का जो जल है, ये एक माउंटेन एरिया है, ये नदी है, ये पर्वत है, पर्वत श्रृंखला है, ये भी एक पर्वत श्रृंखला है। तो इन दोनों के बीच में जो एक जल विभाजन का काम जो कर रहा है, उसको हम जल विभाजक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि इन दोनों के बीच में जो नदियां बह रही है, इन दोनों को नदियों को बीच को जो बांटने का काम कर रहा है, ये पर्वत श्रृंखला कर रही है, तो इसको हम जो बोलते हैं जल विभाजक क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल विभाजक क्षेत्र इसको हम बोलते हैं दोस्तों। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए ठीक है, यहाँ पे अपवाह प्रतिरूप भी हो गया। लेकिन मैं आपको इससे आगे बढ़ने से पहले एक बार और बताऊंगा, इस चीज को बहुत अच्छे से एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, ठीक। ये हमारा एक हो गया अपवाह, जिसमें नदी बह रही है, इसको मैंने नाम दे दिया अपवाह, नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक, ताकि मैं ये चाहता हूं कि आप इसको बनाएं। अब यहां से एक नदी आ रही है, ये भी नदी आई है, इधर से भी आई है, इधर से भी। एक सेकेंड, इसको मैं नीचे बना देता हूं, है ना। इसको मैंने नाम दिया अपवाह। क्लियर है? यहां से एक नदी आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई, यहां से भी, ठीक। अब मैं इस एरिया को पूरा नाम क्या दूंगा? यहां से भी एक नदी जो जा रही है दोस्तों, ये नदी इस तरफ जा रही है ना, ये नाम दे दिया आपने। मैं इसको क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में इसको नाम दूंगा, ठीक बात। अब देखो ये जो टोटल एरिया है, मतलब जिसमें अपवाह और अपवाह तंत्र दोनों शामिल रहेंगे, मैं उसको क्या नाम दूंगा?
मैं चाहता तो आपको मैप यहाँ पे बना के आराम से बना देता, ठीक है, एकदम रेडीमेड जो मैप होते हैं ना वो बना के यहाँ पे आराम से इसको बना देता, उसी में समझा देता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको जब बना हुआ मैप दिखता है तो आप उसको इतना सीरियसली नहीं देखते हैं, लेकिन हम जब किसी चीज को बना के पढ़ते हैं तो उसको ज्यादा सीरियस होकर देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो एरिया हो गया दोस्तों, इसको हम बोलते हैं अपवाह द्रोणी। क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी। क्या बोलते हैं? अपवाह द्रोणी, ठीक। इसको हम ही बोलते हैं जो हमारा बेसिन एरिया होता है, ठीक। अब देखो यहां से भी कुछ, जैसे कि पर्वत पर यहां से भी इसका पानी आ रहा होगा, इस वाले एरिया से भी यहाँ पानी बरसात होकर पानी आ रहा होगा, यहां से भी पानी आ रहा होगा, डायरेक्ट तो नदी नहीं आ रही होगी ना, कहीं से भी। ये वाला भी एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, पूरा पूरा का पूरा जहां से भी आता है तो इसको हम जल ग्रहण क्षेत्र, मतलब कि जहां से भी नदियां निकलती वहां से पानी एकदम से तो नहीं निकल गई, पहाड़ी क्षेत्र से आएगी, पहाड़ी क्षेत्र से भी पानी आता होगा, तो उस एरिया को हम जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र। नदी का जल ग्रहण मतलब नदी कहां से जल ग्रहण कर रही है वो एरिया भी जब सम्मिलित हो जाता है तो उसको कैचमेंट एरिया यानी कि जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं। ये चीज क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब अपवाह प्रतिरूप, जैसे कि ये एक प्रतिरूप बना हुआ है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको ऐसे अगर बताऊंगा, ये ऐसे मैंने बता दिया आपको, ठीक है। आपको कुछ चीजें क्या मान लेनी होती है, तो ये जैसे कि मैंने बना दिया, तो ये एक वृक्ष के आकार का दिख रहा है ना, मतलब पेड़ के जैसे दिख रहा है, तो इसको जो प्रतिरूप जो बना हुआ है, मैं अगर आपको बताऊं तो ये प्रतिरूप जो है दोस्तों, ये प्रतिरूप किस चीज का बना हुआ है? वृक्षानुमा आकृति का बना हुआ है, वृक्षानुमा आकृति का बना हुआ है। और जो वृक्षानुमा आकृति ज्यादातर जो बनी होती है वो कौन सी नदियां बनाती है, मैं आपको यहां से फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गंगा, गंगा के बाद हमारी आती है सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सारी जो नदियां हैं वो किस हिसाब का प्रतिरूप बनाती है? वो हमारी बनाती है वृक्षानुमा प्रतिरूप। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होगी, मतलब मैंने आज ज्यादातर बात की है अपवाह के बारे में कि किस तरह से हमने अपवाह को 4 से 5 6 पॉइंट में बांटा और उनको समझा, ठीक है। ये पढ़ने का एक तरीका होता है कि हम डायरेक्ट नदी तंत्र के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, नदी तंत्र किस हिसाब से काम करता है उसके बारे में हम फोकस कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद, मतलब आपको ये वीडियो देख के आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। अगर आपको जानकारी मिली है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिरूप किन किन हिस्सों में बांटा गया है और कितने प्रकार के जो प्रतिरूप होते हैं। दोस्तों आप आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।